हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूं मोहनलाल शर्मा और मैं हूं प्रेरणा। आज के कार्यक्रम में बात मलबे से जिंदगियां तलाशने में जुटे दो देश तुर्की सीरिया और अदानी विवाद पर बीजेपी की चुप्पी की। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद मलबे में दबी जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद जारी। WHO ने दी हालात और बदतर होने की चेतावनी। We've got a lot of people who have survived now out in the open in worsening and horrific conditions. त्रासदी की दो तरफा मार झेल रहे सीरिया के अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी, भूकंप प्रभावित इलाके में राहत और बचाव का काम कितना चुनौतीपूर्ण। किन्हीं कारणों से वो दब गए, वहीं पे उनकी डेथ हो गई, तो उन डेड बॉडीज को रिट्रीव करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। संसद के दोनों ही सदनों में अदानी मामले पर चुप्पी। क्या इसके पीछे है सरकार की कोई रणनीति? सरकार का पहला जो इंस्टिंक्ट है वो उसको इग्नोर करने का, उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करने का है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर की एक और दावेदार की भी होगी बात, लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं प्रेरणा से पूरे दिन की कुछ खास खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आज यूरोपीय संसद को संबोधित किया और कहा कि उनका देश केवल अपनी रक्षा के लिए ये युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि पूरे यूरोप के लिए लड़ रहा है। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ संसद में मौजूद सभी नेताओं ने ज़ेलेंस्की की कही बातों का स्वागत किया, उन्हें सराहा। ज़ेलेंस्की के संबोधन के बाद यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला ने कहा कि यूक्रेन और यूरोप दोनों ही समान मूल्यों को साझा करते हैं। I am proud to say that this House of European democracy, its members, our European Union. यूरोपीय संसद की अध्यक्ष कह रही हैं कि मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि यूरोपीय सदन, इसके सदस्य, हमारा यूरोपीय संघ हमेशा आपके साथ खड़ा है। हम समझते हैं कि आप न केवल अपने मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि हमारे लिए, उन आदर्शों के लिए जो हमें बहनों और भाइयों के रूप में बांधते हैं। ये हम सभी को यूरोपीय बनाते हैं, क्योंकि यूक्रेन यूरोप है और आपके राष्ट्र का भविष्य यूरोपीय संघ में है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूस में भारतीय उच्चायोग के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई। ट्वीट में बताया गया कि NSA अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को लागू करने के लिए काम करने पर दोनों देश सहमत हुए। डोभाल अफगानिस्तान मसले पर सुरक्षा परिषद के सचिवों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बहुपक्षीय बैठक में भाग लेने मॉस्को के दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा है कि वो देश भर की सरकारी इमारतों से चीन में बने सिक्योरिटी कैमरा और सर्विलेंस उपकरण हटाएगी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि इन उपकरणों से सुरक्षा की समस्या पैदा होने की आशंका है और इन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। रक्षा मंत्री का ये बयान एक ऑडिट रिपोर्ट के बाद आया है। ऑडिट में ये पाया गया था कि लगभग 250 सरकारी इमारतों में चीनी कंपनी हिकविजन और दाहुआ के बनाए 900 से भी ज्यादा उपकरण लगे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने पिछले साल ऐसा ही फैसला लिया था। उत्तर कोरिया ने देश की सेना के स्थापना दिवस के मौके पर सैन्य ताकत दिखाई है। इस दौरान मिसाइल के साथ सेना की परेड हुई। देश के नेता किम जोंग उन अपनी 10 साल की बेटी के साथ परेड में नजर आए, जिसके बाद ये सवाल दोबारा जोर पकड़ने लगे हैं कि क्या किम जोंग उन भविष्य में अपनी बेटी को देश की कमान सौंप सकते हैं। गूगल अपने एक विज्ञापन में गलती के बाद यूजर्स को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वह अब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की दौड़ में आगे बना हुआ है। यह विज्ञापन गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड का था, जिसमें एक गलती होने से गूगल को $100 अरब का नुकसान हो गया। गूगल ने हाल ही में अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड लाने की घोषणा की थी। और छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्कूली बच्चों को ले जा रहे एक ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 5 बच्चों की मौत हो गई और 4 बच्चे घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। बीबीसी हिंदी का ये न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर आप सुन रहे हैं। मैं हूं मोहनलाल शर्मा और मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रेरणा।
जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय समय के मुताबिक ये रोज शाम को 7:30 बजे लाइव होता है। सिर्फ 2 दिन नहीं होता, शनिवार और रविवार को। इसे आप bbchindi.com के लाइव पेज के अलावा पॉडकास्ट सेक्शन में और जितने भी हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उस पर सुन सकते हैं। तो आज एक बार बात फिर से तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से करते हैं। भूकंप को आए 3 दिन हो चुके हैं। जिन इलाकों में ये भूकंप आया वहाँ की अधिकांश इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। दुनिया भर से राहत और बचाव के लिए टीमें तुर्की पहुंच रही हैं। तुर्की और सीरिया में मौतों का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते प्रेरणा 16,000 पार कर चुका है। हजारों बेघर हैं, घायल अस्पतालों में भर्ती हैं और मलबे में दबे लोग जिंदगी की जद्दोजहद में हैं। रेस्क्यू टीमें तो काम कर रही हैं मोहन, लेकिन जैसे जैसे वक्त भाग रहा है त्रासदी का एक और खतरा मंडराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भूकंप पीड़ित हजारों लोग बिना किसी आश्रय के सर्द रातों को किसी तरह काट रहे हैं। We have got a large unfolding, huge-scale disaster unfolding on us with large geographical spread. We've got a lot of people who have survived. WHO के प्रबंधक रॉब होल्डन कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जिससे बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। कई लोग जान बचाने में कामयाब हुए जो अब खुले आसमान के नीचे बुरे हालात में रह रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, संचार सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। ऐसे में एक दूसरी त्रासदी का खतरा मंडरा रहा है जिसकी वजह से कहीं अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं और इसीलिए राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की जरूरत है। जी मोहन, बचाव कार्य में तेजी लाने की जरूरत तो है, लेकिन सीरिया में जरूरत भर मदद भी नहीं पहुंच पा रही। सीरिया के एलेप्पो शहर में करीब 10,000 लोग बेघर हो गए हैं। वहीं घायलों को अस्पताल तक नहीं नसीब हो रहा। केवल इदलिब प्रांत में अब तक 1500 लोगों की मौत हो गई है। मेडिकल सप्लाई और उपकरणों की भारी कमी है। घायलों को इलाज तक नसीब नहीं हो रहा। उत्तर पश्चिमी सीरिया के इदलिब सेंट्रल अस्पताल में सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अल अब्राश बोले, Our hospital is full of injured patients and our ICU cannot cope with this huge number. मोहम्मद अल अब्राश कह रहे थे कि हमारा अस्पताल घायल मरीजों से पटा पड़ा है। हमारा ICU इतनी बड़ी आबादी के लिए तैयार नहीं है। पर्याप्त वेंटिलेटर, ऑक्सीजन नहीं है, बिजली कट चुकी है, जनरेटर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। वास्तव में पहले और दूसरे दिन स्थिति जो है वो बहुत बड़ी भयानक स्थिति थी। ये शब्द जो है वो मोहम्मद अल अब्राश के थे। और हमने पहले भी अपने कार्यक्रम में कहा है मोहन, जब हम लगातार तुर्की की खबर दिखा रहे हैं, वहाँ की जो स्थिति है कि गृह युद्ध के कारण खासतौर पर सीरिया में मदद पहुँचाने में मुश्किलें आ रही हैं। फिर भी तमाम देश अपनी टीमें वहाँ रवाना कर रहे हैं और हर मुमकिन मदद पहुँचाने की कोशिश में हैं। भारत ने भी रेस्क्यू टीम रवाना की है। ऐसे में ये टीमें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए उत्तर पश्चिमी सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाके से BBC संवाददाता जेरेमी बोवेन की रिपोर्ट। ये है जश्न का पल, वहाँ जहाँ अच्छी खबरों की गुंजाइश एकदम कम बची है। इदलिब में एक ही परिवार के 6 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है। इदलिब सीरिया का वो हिस्सा जहाँ अभी भी विद्रोहियों का नियंत्रण है। व्हाइट हेलमेट ग्रुप के राहत और बचाव कर्मी अपने काम में माहिर हैं। उन्हें ब्रिटेन से आर्थिक मदद मिलती है। वो सीरिया में बशर अल असद के दौर में हवाई हमलों में तबाह इमारतों में जिंदगियों को खोज कर निकालते रहे हैं। भूकंप ने इन इमारतों को तबाह कर दिया है और इस पूरे इलाके को मिटा कर रख दिया है जहां 2011 से ही हालत खस्ता थे। ये सीरिया का सबसे बड़ा शहर अलेप्पो है। यहाँ साल 2016 में विद्रोहियों को खदेड़ दिया गया था। तब से ये सरकार के नियंत्रण में है। सीरिया में पहले जंग ने तबाही मचाई और अब ये देश प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। अलेप्पो के अस्पताल में हर मरीज एक त्रासदी का गवाह है। इस व्यक्ति का घर ध्वस्त हो गया है और परिवार के 3 सदस्य जिंदा बचे हैं। 13 सदस्य मारे गए हैं। उनमें से इस व्यक्ति के माँ बाप, भाई, बीवी और बच्चे शामिल हैं। साथ में बचाए गए भाई के बीवी बच्चों ने अब दम तोड़ दिया है। आपदा की इस घड़ी में संयुक्त राष्ट्र सीरिया में लाखों लोगों की मदद कर रहा है। हम आशा करते हैं कि हर कोई इन लोगों के बारे में सोचे। हमें राजनीति को एक तरफ रख देना चाहिए। सबको राजनीति से हटकर सबसे पहले इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में लोग रक्तदान के लिए आगे आए हैं। अभी तक जमीनी स्तर पर काम होता दिख रहा है, लेकिन ये साफ नहीं है कि दमिश्क में जुटाई गई मदद विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इदलिब प्रांत तक पहुंचेगी या नहीं। अलेप्पो में मौजूद रूसी सैनिक
सीरियन रेड क्रॉस और अल्जीरिया के राहत कर्मियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सीरियाई सरकार का कहना है कि ईरान समेत उनके सहयोगी मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन कौन किसका सहयोगी है और कहां किसका नियंत्रण है, इसमें उन परिवारों का क्या जो बेघर हो गए या टूटी इमारतों में बेचैनी से रातें काट रहे हैं। भूकंप जैसी आपदाएं किसी भी देश की मजबूती को आजमाती हैं। जंग ने सीरिया में एक पूरी पीढ़ी को सिखाया है कि उन्हें खुद को कैसे बचाना है। इदलिब में व्हाइट हेलमेट्स ने एक और बच्चे की जान बचाई है। ये लोग अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर मदद और पुनर्निर्माण ही जंग और आपदा से तबाह इस पीढ़ी को दोबारा खड़ा कर सकता है। इदलिब का ये जो दृश्य चित्र है इसे आप सुन रहे थे और प्रेरणा, जैसा कि आप बता रही थी कि तमाम देश तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू टीमें भेज चुके हैं। सीरिया में मुश्किलें आ रही हैं लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे में दूसरे देशों की टीम किसी देश में जाकर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती कैसे है। जैसा कि हम जानते हैं कि 65 देशों की टीमें इस समय सीरिया और तुर्की में पहुंची हुई हैं। अब सवाल ये है कि वहां पर एक साथ इतनी टीमें पहुंच जाएंगी तो काम कैसे होता है और वहां के हालात कितने मुश्किल होते हैं। मैंने संपर्क साधा 2014 से 2016 तक एनडीआरएफ के डीजी रहे और 2015 में नेपाल में जब भूकंप आया था तो उस समय एनडीआरएफ की टीम का नेतृत्व करने वाले ओपी सिंह से और उनसे सवाल यही पूछा कि चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है या सबसे बड़ी जो चुनौती है किसी बाहर के देश में करना कि भाषा का लैंग्वेज कैसा हो। नेपाल में हमने इस लैंग्वेज के बैरियर्स को तोड़ दिया था क्योंकि नेपाल बहुत हद तक हिंदी भाषी है, लेकिन यही दिक्कत उनको चाइना के साथ हुआ, यही दिक्कत पश्चिमी यूरोपियन देशों के साथ भी हुआ। सो भाषा सबसे बड़ी दिक्कत होती है और टर्की में और सीरिया में जब हमारी एनडीआरएफ की टीम जा रही है और गई है वहां पे, तो भाषा निसंदेह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे यहाँ है कि कई ऐसे सामान होते हैं जो हम हेवी ड्यूटी सामान, हेवी उपकरण जो होते हैं वो उनको हम ले नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। नेपाल में हम सबसे पहले पहुंचे थे। 25 अप्रैल को जब भूकंप आया तो हम 6 बजे तक पहुंच गए। इंटरनेशनल टीम्स में सबसे पहली टीम जो पहुंची है वो भारत की टीम पहुंची, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण था कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश था, हम तत्काल पहुंच गए। लेकिन ये दशा जो है वो टर्की और सीरिया में नहीं होगा। तो सवाल ये है कि मान लीजिए कि आपकी टीम पहुंच गई, जब आपकी टीम पहुंच जाती है और आप एक भूकंप के मलबे का एक शहर देखते हैं, तब क्या करते हैं? देखिए, ये बहुत ही भयानक स्थिति होती है जब पूरा शहर जो है एक मलबे में तब्दील हो जाता है और उन पूरी इमारतों को धराशायी के होने के बाद हम कई ऐसे लाइव ह्यूमन बीइंग्स को भी और डेड ह्यूमन बीइंग्स को भी अंदर पाते हैं, रबल्स में पाते हैं, उनके डेब्री में पाते हैं, बहुत सी जगहों पे मलबे में पड़े रहते हैं। तो उसमें उन जीवंत लोगों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सबसे बड़ी चुनौती है। और यदि नहीं बच पाए, किन्हीं कारणों से वो दब गए, वहीं पे उनकी डेथ हो गई, तो उन डेड बॉडीज को रिट्रीव करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे याद है नेपाल में एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर की जान चली गई, वो दब गया और उस ऑफिसर की मौत में हम लोगों को बहुत करीब 13 घंटे के ऑपरेशंस करना पड़ा क्योंकि हम लोग उसके डेड बॉडी को एम्पुटेट नहीं करना चाहते थे और हम लोगों ने पूरी की पूरी डेड बॉडी को बहुत ही व्यावसायिक दक्षता के हिसाब से उसको निकाला। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है जो आपने कहा कि मलबे में दबा हुआ एक शरीर, चाहे वो जीवित हो तब तो बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे उसको निकाला जाए। सबसे पहले तो कैसे उसको पाया जाए, कैसे उसको पता लगाया जाए कि इस मलबे के अंदर कोई आदमी जिंदा है। तो कैसे करते हैं ये? देखिए, इसके कई तरीके हैं। हमारे पास जो टेक्निकल गैजेट्स होते हैं, जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं, हम उनके जरिए, एक तो इसीलिए यहाँ पे डॉग स्क्वाड को ले जाया गया है। डॉग हमारा सबसे बड़ा उपकरण है जो सेंस करता है कि ह्यूमन लाइफ उसकी सांसों से सेंस करता है, तो डॉग हमारे लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होता है। उसके अलावा हमारे पास कई ऐसे लाइव डिटेक्टर्स हैं जिनके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि हम उनको सस्पेंड करते हैं नीचे की तरफ और उनकी सांसों को पता लगाने की कोशिश करते हैं, सूंघ कर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो है कि नहीं, और यदि वहाँ ह्यूमन लाइफ है तो किस प्रकार हम अंदर जाएं, इनग्रेस हमारा क्या होगा, इग्रेस कैसे होगा, ये हमारे लिए तरह तरह की चुनौतियां हैं। अगर स्ट्रक्चर जो है वो सस्पेंडेड है,
प्रिकैरियसली वहां पे टूटा है। अनस्टेबल बिल्डिंग अगर कोलैप्स करता है और अनस्टेबल रहता है, वो हमारे लिए ज्यादा चुनौती का विषय है, जिसमें कभी भी वो गिर सकता है। और आपने देखा टर्की के केस में भी कि 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और उसके तुरंत बाद फिर एक भूकंप आया। एक भूकंप के बाद कई भूकंप आते हैं और उन सभी भूकंप में ट्रेमर्स जो आते हैं, उस ट्रेमर से जो प्रिकैरियसली हैंगिंग बिल्डिंग्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके गिरने की संभावना रहती है। इसलिए रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में सर्च तो हम कर लेते हैं, लेकिन रेस्क्यू करना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। ये थे एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह। अब सवाल ये है कि वहां पर जब रेस्क्यू टीम्स पहुंचती हैं, तमाम देशों के लोग वहां पर मौजूद हो जाते हैं और तमाम पत्रकार भी पहुंचते हैं देखने के लिए कि वहां पर क्या चल रहा है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव जब नेपाल में भूकंप आया तब वहां पर थे, और इसके अलावा केदारनाथ में जब प्राकृतिक आपदा आई, उत्तराखंड में जब बाढ़ आई तब भी वो वहां पर थे। तो मैंने कुछ देर पहले उनसे पूछा कि नितिन ये बताएं कि जब इतने सारे देशों की टीमें वहां पर पहुंच जाती हैं और एनडीआरएफ की टीम भारत की ओर से गई है, तो कैसे समन्वय होता है और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है? तो क्या होता है कि जहां पर भी भूकंप आता है तो वहां पर एक सेंट्रल एजेंसी, एक सेंट्रल हेडक्वार्टर सेटअप किया जाता है, जहां पर पहले ये होता है कि पहले ये इस बात का हिसाब किया जाता है कि कितनी टीमें काम कर रही हैं, किस टीम की एक्सपर्टीज़ क्या है। कुछ टीमों की एक्सपर्टीज़, जैसे जापान के लोग आते हैं अक्सर भूकंप प्रभावित इलाकों में काम करने, क्योंकि जापान में अक्सर भूकंप आते हैं। उनके पास जो मशीन और साजो सामान होता है वो बड़ी इमारतों को और लोहे के काटने में बहुत माहिर होते हैं, जापान के लोग जी। और जब दक्षिण अमेरिका की टीमें आती हैं तो दक्षिण अमेरिका में जो भूकंप आते हैं तो उनमें आम तौर पर, क्योंकि वहाँ खान बहुत हैं, खदानें बहुत सारी हैं, तो वहाँ ज़मीन के भीतर जाके रेस्क्यू एफर्ट्स करने में, टनल्स में अंदर बनाने में वो लोग उनकी महारत है। तो अलग अलग तरह के लोग, जैसे अगर अभी हम तुर्की और सीरिया की बात करें तो यहाँ पर जो स्कैंडिनेविया की 3 कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड या डेनमार्क, वहाँ की जो टीमें आएंगी वो बर्फ को काटने में और सफाई करके लोगों को बचाने में माहिर होते हैं। तो इस तरह से टीमों का कैटेगराइजेशन होता है, उनकी अपनी अपनी जो स्पेशलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उनको डिप्लॉय किया जाता है, और रोज़ शाम को एक हिसाब लिया जाता है कि आज किसने क्या किया। और ये जो कोऑर्डिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं नितिन, तो इस कोऑर्डिनेशन में ये तय हो जाता है कि कौन सा देश क्या करेगा? जी, आमतौर पर वहाँ पर देशों के लिहाज से नहीं होता है। वहाँ पर जैसे यूएन का एक जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम इसको इस तरह से समझें कि 65 देशों की टीमें तुर्की पहुंच गईं, तो अब वो कैसे कर रही हैं काम? एक हेडक्वार्टर बनता है जो दवा का और लोगों के लिए राहत की मेडिकल सप्लाईज का करता है। आमतौर पर रेड क्रॉस और मेडिसिन सॉ फ्रंटियर, MSF जिसको कहते हैं, वो लोग उसकी अगुवाई करते हैं। एक ग्रुप होता है जो सिर्फ रिलीफ और रेस्क्यू, यानी लोग फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में माहिर होता है। तो 4 से 5 ऐसे नोडल हेडक्वार्टर बनते हैं और फिर उन सबको डिप्लॉय किया जाता है। जाहिर सी बात है कि उस देश की सरकार के साथ कॉन्टिन्यूअस कोलैबोरेशन रहता है। हाँ, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अचानक इतने सारे देशों की टीम कहीं पर पहुंच जाए और अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया, तो वो तो संभव ही नहीं है। जी, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी देश में भूकंप आए वहां पर कुछ सरकारी व्यवस्था उनको सपोर्ट गाइड करने के लिए हो। और अगर हम तुर्की और सीरिया के भूकंप की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं, सीरिया में जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं वहाँ पर यही दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो सिविल वॉर से ग्रसित रहा है इतने साल तक। तो अभी तक अगर आप देखें कि सीरिया की जो बशर अल असद हैं उनकी तरफ से, या जो वहाँ जो भी सरकार है उनकी तरफ से अभी उस पर बयानात नहीं आए हैं। तो अभी रेस्क्यू एफर्ट्स वहाँ पर उस तरह से, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, फुल फ्लो में आ ही नहीं पाए। तो भूकंप के बाद जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कितनी मुश्किल होती है, ये बता रहे थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। तो अब कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ने से पहले मोहन, हमारे श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना। Hi, this is Huma Qureshi, and as you all know, our Indian sportswomen have been doing so well in the recent past. So come and vote for your favorite BBC Sportswoman of the Year and support these change makers. इंतजार खत्म हुआ, चुनिए अपनी पसंदीदा महिला खिलाड़ी को। BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का ये 4था साल है। ज्यूरी ने चुना है 5 खिलाड़ियों को। इन 5 में से किसी एक को मिलेगा अवार्ड और उसका फैसला करेंगे आप अपने वोट से। अवार्ड के 5 दावेदार हैं। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। लड़की बहुत कुछ कर सकती है, कोई कमी नहीं है लड़कों से। ऐसे बोलती ना, वेट लिफ्टिंग में लड़की नहीं कर सकती, बॉडी खराब होगी, बहुत सुना है मैंने। ऐसा कुछ नहीं है।
कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। सडन मैं इंडिया में ही ट्रायल्स हार गई, तो वो मेरे लिए काफ़ी लो पॉइंट था। और फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया, तो वो काफ़ी टफ टाइम था कि क्योंकि एकदम से बिल्कुल नंबर 1 रहना और फिर इंडिया टीम में भी सेलेक्ट नहीं होना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे तो लोग बोलते थे कि क्या करवा रहे हो लड़कियों से, लेकिन अभी खुद फैमिली के लोग रेसलिंग में डाल रहे हैं लड़कियों को। इतना हमारे गांव के आसपास इतना माहौल है कि लड़की पैदा होते बोलते कोई दिक्कत नहीं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ, दैट बिलीफ शुड ऑलवेज बी देयर। और बॉक्सर निखत जरीन। मेरा पूरा फोकस मेडल जीतने पे ही था। अपने आप को मैं हमेशा पुश करती थी कि मुझे मेडल जीतने है। अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को वोट देने के लिए आइए bbchindi.com पर। हमारे हर पन्ने पर वोटिंग बटन मौजूद है और वोट देने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो चुनिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। तो जैसा कि आपने सुना कि BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की घोषणा हो गई है और सभी 5 दावेदारों की भी घोषणा हो गई है। तो अपनी पसंदीदा महिला खिलाड़ी को वोट देने के लिए इस लिंक पर जाएं जो मैंने अभी कमेंट बॉक्स में डाला है। आप उसे क्लिक करके अपनी फेवरेट महिला खिलाड़ी के लिए वोट कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में आगे मिलवाएंगे BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की चौथी दावेदार बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु से। अदानी विवाद पर बीजेपी की चुप्पी की भी होगी बात, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर आपकी टिप्पणियों पर डालते हैं नजर। मोहन, मेरे साथ फेसबुक की टिप्पणियां हैं। मनोहर चमोली मनु की टिप्पणी है कि BBC को छोड़कर भारत का मीडिया तुर्की और सीरिया की खबरें नहीं दे रहा है और ना ही उसने अडानी पर कुछ कहा। जयवीर सिंह परिवर्तनवादी हैं कि अडानी देश के उद्योगपति हैं, उन पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। रघुवर कुमार सोनी कह रहे हैं कि BBC हिंदी का ये इवेंट महिलाओं को समाज में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। और इसके अलावा कई टिप्पणियां हैं। मनोज कुमार की भी एक टिप्पणी है। परमवीर रावत की टिप्पणी है कि तुर्की और सीरिया मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, राजनीति करना उचित नहीं है। वहीं तौसीफ आलम खगड़िया हैं, लिख रहे हैं कि मोहनलाल जी नमस्कार, मैं BBC का 15 साल पुराना श्रोता हूँ। वाह क्या बात है। मेरे एक दोस्त जो तुर्की में रह रहे हैं उन्होंने बताया कि यहाँ कयामत वाली मंजर है। लगभग 70,000 लोगों के मरने की आशंका है। मेरे कमेंट को जरूर पढ़ें, ऐसा उनका लेकिन हालांकि जो आंकड़ा है वो ज्यादा है। आधिकारिक आंकड़ा जो है वो 16,000 के आसपास का है। जफर आलम हाशमी है, वो लिखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में दक्षता होना चाहिए, ना कि युद्ध में हथियारों की खेप लड़ाई करवाने में। बिल्कुल। कार्यक्रम में टिप्पणियां बहुत सारी हमारी शामिल हम करते हैं और भी टिप्पणियां हैं, लेकिन कार्यक्रम में बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो कि अडानी मुद्दे या कहें कि इस पूरे विवाद पर चुप्पी साधे हुए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया, आज जो है राज्यसभा में अडानी पर एक भी शब्द नहीं कहा। वो योजनाएं और अपनी पार्टी के कामों की चर्चा करते रहे और दूसरी तरफ विपक्ष JPC की मांग करता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से मोदी और मोदी अडानी भाई भाई के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर अपना हमलावर रुख जारी रखा। मोहन, तो सवाल ये है नेहरू की बात की सवाल ये है कि आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। पहले मोदी की आवाज सुन लेते हैं। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ हम सुन रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के संबोधन में क्या क्या बातें कहीं, इसे आप पूरी विस्तार से अगर आप कॉपी पढ़ना चाहें तो bbchindi.com पर मौजूद है। वहां पर आज आप जाके इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कल भी जिक्र नहीं हुआ, आज भी जिक्र नहीं हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत ऐसा कर रही है? आखिरकार वो कर क्यों रही है और इधर उधर की बातें हो रही हैं? यही सवाल पूछा इकबाल अहमद ने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन से। जी बिल्कुल,
जब से ये उठा ये अडानी जी का जो ये क्रैश या जो भी कहिए, मैं भी बहुत प्रयास कर रही हूँ कि कोर्ट में किसी न किसी को लाया जाए बीजेपी से, लेकिन सब कतरा रहे हैं इस पे बोलने को। इतना बस कह रहे हैं कि सरकार को कुछ लेना देना नहीं है इससे, पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है इससे, और कुल मिला के वित्त मंत्री ने भी, निर्मला सीतारमण जी भी ऐसे ही कुछ बोली थी कि वो एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है। तो यही लाइन लिया है पार्टी और सरकार ने कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, इस पे बोलने की जरूरत नहीं है। जो इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस करने हैं, चाहे आरबीआई के ओर से या सेबी के ओर से वो या एलआईसी की ओर से, वो हो जाएगा। वो उस पे भी मेरे को बहुत प्रोएक्टिव मेजर्स नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक। ये पार्टी और सरकार का ही स्टैंड है और एक स्ट्रैटेजी भी आप कह रही हैं कि कुछ भी बात नहीं करना है, बचना है। तो क्या बीजेपी को लगता है कि इससे वो अपने वोटरों को कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे? चूंकि जाहिर है कि लोग तो जानना चाहेंगे कि कांग्रेस इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो सरकार या पार्टी या प्राइम मिनिस्टर जवाब। राहुल गांधी जी ने जो भी उठाया गंभीर था, एक मैसेज तो जरूर चला गया, कई सारे मैसेजेस चले गए और गंभीर आरोप था, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जवाब देना ही होगा। पार्लियामेंट में नहीं हुआ, पार्टी के फोरम में नहीं हुआ, सरकार के फोरम में नहीं हुआ, लेकिन आप कब तक बचे रहेंगे, यही सवाल है। क्योंकि इंटरनेशनली तो ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंटरनेशनल पेपर्स इसके ऊपर आलोचना कर रहे हैं, नहीं, बैंक्स और जिनके साथ अग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं अडानी जी के, वो या तो रिवाइज हो रहे हैं या रद्द हो रहे हैं। तो आखिर फिर बीजेपी ने क्यों ये सोचा होगा कि हम बिल्कुल न बात करें तो इससे हमें फायदा होगा? आखिर क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, क्या सोच रहा होगा? तो सरकार का पहला जो इंस्टिंक्ट है वो उसको इग्नोर करने का, उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करने का है। जैसे वो वोल्कर स्कैम हुआ था यूपीए के जमाने में, ऑयल वाला स्कैम, जिसमें नटवर सिंह जी का नाम बहुत जोरों शोरों से आया था और वो फंस भी गए थे। तो हमें याद है कि उस समय सरकार काफी दिन तक कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, आखिरकार देना पड़ा और नटवर सिंह को भी रिजाइन करना पड़ा अपने पद से। तो ये हमें ये देखना पड़ेगा, ये इनका स्ट्रैटेजी है, ये इस पे बिल्कुल कुछ मत बोलिए, सरकार और पार्टी चुप रहिएगा और देखते हैं कि ये कैसे प्ले आउट करता है जनता के बीच में। यही मेरे ख्याल में बीजेपी की रणनीति है, देखने को कि क्या होता है। अभी 3 चुनाव आ रहे हैं, क्या ये चुनावों में इसका कुछ असर हो सकता है? ये भी पार्टी के दिमाग में जरूर होगा, खासकर त्रिपुरा में आर्थिक मुद्दे तो जरूर छाए थे पिछले चुनाव में। वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन की आवाज़ आप सुन रहे थे और वो बता रही थी कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रेरणा कि बीबीसी के इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की घोषणा भी हो चुकी है और 5 जो दावेदार हैं उनके नाम भी हम जानते हैं। ये जो है ये इस अवार्ड का 4था साल है और उन 5 दावेदारों में से एक नाम पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु की कहानी बता रही हैं संवाददाता वंदना, उनकी कहानी सुनते हैं। पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन की पोस्टर गर्ल, आत्मविश्वास जिनका सबसे बड़ा हथियार है। It's very important कि we have to believe in ourselves. That belief should always be there. No matter what, you can do anything in life. So that is what I believe in and that is what my strength is. क्योंकि you're not playing for someone else, you're playing for yourself. So it's just you and for that you can do anything. 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली सिंधु पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। रियो में जीता पहला ओलंपिक मेडल आज भी सिंधु के लिए बेहद खास है। हालांकि इस सफलता के लिए सिंधु ने कड़ी मेहनत की है। If you want to achieve something in your life, yes, you will have to sacrifice something for it. बहुत लोग पूछते रहते हैं कि पर्सनल लाइफ या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, ये जाना बहुत मिस होते रहते हैं, बट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा क्योंकि बैडमिंटन मेरा पैशन है एंड आई हैव नेवर फेल्ट दैट आई मिस समथिंग इन माय लाइफ। 2022 में फोर्ब्स ने उनकी गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 20 महिला खिलाड़ियों में की है और जीत के लिए उनका खास मंत्र है
a lot of people taking me as an inspiration, I would just say that it's not just few months of hard work, but definitely years of hard work, and success आएगा, definitely आएगा. If you keep working hard, definitely you will get success. वंदना, BBC न्यूज़, हैदराबाद। और चलते चलते बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम भारतीय स्पिनरों के सामने बेबस नजर आई और केवल 177 रन बनाकर आउट हो गई। तो दिन भर के आज के इस अंक में यानी कि पूरा दिन पूरी खबर के साथ यहीं पर हम आपसे विदा लेते हैं। प्रेरणा, नमस्कार कहने का वक्त आ गया। अजीत सारथी के साथ हम दोनों कहते हैं नमस्कार।